महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 36,000 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 166 लोगों की मौत हो गई, जो पिछले साल अक्टूबर के बाद मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में कोरोना पर सख्ती बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, राज्य सरकार ने रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक हॉल, सिनेमा हॉल, होटल और रेस्टोरेंट बंद रखने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही राज्य सरकार ने धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा एक जगह पर रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक 5 लोगों के एक साथ जुटने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इतना ही नहीं, मास्क ना पहनने पर 500 रुपए और सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। तो वहीं शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यही नहीं, कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए आज रात से पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार देश में कोरोना की दूसरी लहर रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने देश के 12 कोरोना प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ शनिवार को बैठक की, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब जैसे राज्य शामिल थे। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इन 5 राज्यों के 46 जिलों पर ध्यान देने को कहा, जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए। डराने वाली बात यह है कि 46 में 25 जिले तो अकेले महाराष्ट्र के हैं। केंद्र ने कोरोना मामलों में तेजी को रोकने के लिए राज्यों से टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन, टीकाकरण और क्लिनिकल ट्रीटमेंट पर ध्यान देने को कहा है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 1500 से ज्यादा कोरोना मरीज मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब शादी समारोह या अन्य किसी आयोजन में समारोह हॉल की क्षमता के 50% ही लोग शामिल हो सकेंगे और ये संख्या भी 100 लोगों से ज्यादा नहीं होगी। आपको बता दें, खुले मैदान में होने वाले समारोह में ये संख्या 200 लोगों की होगी। दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अब अंतिम संस्कार और उससे संबंधित कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे और इसके साथ ही इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। इस दौरान थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही सभी को मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखना होगा। आपको बता दें, दिल्ली में यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हम लोगों ने बड़े व्यापक इंतज़ाम किए हैं। इस वर्ष अलग ये है कि दिल्ली सरकार DDMA की तरफ से जो आदेश आया है, उसमें जितने भी आने वाले त्यौहार हैं, होली, शब-ए बारात, नवरात्रि, उसमें पब्लिक सेलिब्रेशन और पब्लिक गैदरिंग किसी भी पब्लिक प्लेस पे अलाउड नहीं है। तो उसके रहते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हम लोगों ने अपने अरेंजमेंट्स रखे हैं। पंजाब में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब सरकार के लाख उपाय भी कोरोना पर लगाम नहीं लगा पा रहे। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 46 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 2820 नए मामले भी सामने आए। पंजाब के 11 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। पंजाब में कोरोना से अब तक 6621 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की करीब संख्या 2,30,000 हो चुकी है। दिल्ली से दीपक बिष्ट बड़ी खबर दे रहे हैं और वो ये कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी इलाके में इनामी बदमाश कुलदीप उर्फ फज्जा को मार गिराया। पुलिस ने उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, 3 दिन पहले फज्जा GTB अस्पताल से फरार हो गया था। उसे मंडोली जेल से मेडिकल जांच के लिए वहां लाया गया था, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद उसके साथियों ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया और उसे वहां से छुड़ा ले गए। फज्जा के फरार होने के बाद से ही पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई थी और इसी दौरान पुलिस को देर रात फज्जा के रोहिणी और हैदरपुर के पास एक घर में छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पहले तो उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसे ढेर कर दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें ट्रक के आगे निकलने के चक्कर में एक कार हादसे का शिकार हो गई। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये पूरी घटना वहां लगे एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें एक तस्वीर में शहर की एक सुनसान सड़क से एक ट्रक तेजी से गुजरता दिखाई दिया। तब ये कार गलत तरीके से उसे ओवरटेक करने की कोशिश करने लगी और इसी कोशिश में वो हादसे का शिकार हो गई।
आगे निकलने के चक्कर में वो कार पहले ट्रक से टकराई और फिर डिवाइडर से जाकर भिड़ गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि डिवाइडर से टकराने के बाद वो कार सड़क पर पलट गई। कार के कई हिस्से टूटकर सड़क पर बिखर गए। हादसे के बाद आई एक तस्वीर में आसपास रहने वाले कुछ लोग मदद के लिए वहां भागते हुए पहुंच गए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। ये मुठभेड़ शोपिया के वनगाम इलाके में हुई, जहां कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बल ने घेराबंदी की। आपको बता दें, खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाला और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें गोदाम के बाहर खड़े एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग कैसे लगी इसका पता तो नहीं चल सका, लेकिन इस हादसे में ट्रक जलकर राख हो गया। और ये घटना उस वक्त हुई जब वो ट्रक जल शक्ति विभाग के गोदाम के बाहर खड़ा था। हादसे के वक्त ट्रक में पानी साफ करने में इस्तेमाल होने वाला ब्लीचिंग पाउडर भरा था, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। गोदाम के बाहर खड़े ट्रक में आग लगने से वहां हड़कंप मच गया। लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। गाड़ी यहाँ खड़ी की सर, एकदम ही आग लगी, पता नहीं कहां से लगी। आनन फानन में पुलिस और फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी वहां पहुंचकर आग को बुझाने में जुट गई। फौरन पाइप की मदद से जलते ट्रक पर पानी की बौछार शुरू की गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा तो लिया गया, लेकिन तब तक ट्रक जलकर राख हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश के लोगों से संवाद करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम का 75वां एपिसोड होगा। त्योहार के सीजन और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये कार्यक्रम बेहद अहम है। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में होली और कोरोना पर बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति से मुलाकात की। बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत बांग्लादेश में सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। भारत सरकार ने मुंबई से कतर एयरवेज के एक कार्गो विमान से कोरोना से लड़ाई में कारगर कोविशील्ड वैक्सीन कतर भेजी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रोड शो कर बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार किया। केरल के कोट्टायम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्राचीन मंदिर में जाकर कांग्रेस की जीत के लिए प्रार्थना की। अयोध्या में सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बेहोश हो गए। यूपी के सहारनपुर में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक रेहड़ी वाले को डंडों से बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सचिन तेंदुलकर और यूसुफ पठान दोनों को कोरोना हो गया, जिसकी जानकारी दोनों ने ट्वीट करके दी। ये दोनों क्रिकेटर रोड सेफ्टी सीरीज में साथ खेले थे। आज भारत और इंग्लैंड के बीच पुणे में 3 मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा, जिसे जीतने वाली टीम सीरीज भी जीत जाएगी। फिलहाल दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस ने 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहे आईपीएल के लिए नई जर्सी लॉन्च कर दी, जिसमें ब्रह्मांड की संरचना के 5 मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का समावेश है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केरल में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह आज केरल में 2 चुनावी रैली और 2 रोड शो करेंगे। पुतुपल्ली और इरिजानकुंडा में वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि वर्कला और एर्नाकुलम में राजनाथ सिंह रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। बंगाल और असम में पहले चरण के चुनाव में भारी मतदान हुआ। बंगाल में 5 जिलों की 30 सीटों के लिए मतदान में करीब 80% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वहीं असम में 47 सीटों के लिए हुए मतदान में करीब 72% मतदाताओं ने वोट डाले। आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग को बीजेपी की बड़ी कामयाबी का संकेत दिया और चुनाव आयोग की ओर से किए गए कड़े सुरक्षा इंतजामों को भारी वोटिंग की वजह करार दिया। तो वहीं टीएमसी ने भी बम्पर वोटिंग को पहले चरण में अपनी जीत का संकेत बताने में देर नहीं लगाई। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उससे यह स्पष्ट है
कि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के चुनाव के फर्स्ट फेज में एक शानदार कामयाबी मिलने जा रही है। पहले ऐसा होता था कि मतदाताओं के अंदर एक दहशत सी रहती थी और मतदान करने के लिए वो जाने का साहस नहीं जुटा पाते थे, लेकिन इस प्रकार इलेक्शन कमीशन ने भी जिस प्रकार की चाक चौबंद व्यवस्था की है उसके परिणाम स्वरूप लोग साहस जुटा पाए हैं और मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और जो रुझान देखने को मिली है उससे अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। मिथुन चक्रवर्ती आज बंगाल में बीजेपी के लिए प्रचार का मोर्चा संभालेंगे। बंगाल में आज मिथुन 3 जगहों पर रोड शो करेंगे। आपको बता दें दोपहर 12:40 पर बांकुड़ा जिले के इंडस इलाके में मिथुन का पहला रोड शो होगा। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे वो पश्चिम मेदिनीपुर के केशपुर में रोड शो करेंगे और शाम 4 बजे पश्चिम मेदिनीपुर के ही देबरा में मिथुन का एक और रोड शो होगा। अफ्रीकी देश केन्या के पश्चिमी शहर किसिमू से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक महिला को गाड़ी से बांधकर सड़क पर काफी दूर तक घसीटा गया। बाद में महिला के साथ हुई बर्बरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जिस किसी ने भी वायरल हो रहे इस वीडियो को देखा उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वीडियो में महिला को एक पिकअप वैन से बांधकर बुरी तरह से घसीटा जा रहा था। बताया गया कि पिकअप वैन काउंटी गार्ड्स का था जो बिना परमिट सामान बेचने वाले फेरी वालों से सड़क खाली करवाने के लिए छापा मारने का काम करते हैं। जिस पिकअप वैन से महिला को बांधकर घसीटा गया उस पर कई गार्ड्स भी बैठे थे। इस घटना के बाद तो जैसे वहां हंगामा हो गया। कई लोग महिला को बचाने के लिए दौड़ पड़े। विरोध जताने के लिए शहर में बाइक टैक्सी चलाने वाले लोग भी गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगे। Walinishika wakaanza kunivuta kawa wanasema dereva aendeshe gari kwa nguvu au watu watawaua। उस महिला को पुलिस स्टेशन पहुंचने तक घसीटा गया। इसके बाद वो महिला गाड़ी से अपना सामान निकालने में जुट गई। इस घटना में उस महिला को काफी चोटें आईं। सड़क पर घसीटे जाने की वजह से उसके कपड़े तक फट गए। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर जबरन केमिकल वाला रंग लगाने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता पीछे से आए और उन पर रंग फेंका, जिसके बाद उनकी आंखों में जलन शुरू हो गई है। अपने साथ हुई इस बदसलूकी का जिक्र करते हुए लॉकेट चटर्जी की आंखों में आंसू आ गए। ये घटना उस वक्त हुई जब वो कोलकाता के कालीतला मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यूरोप के देश आइसलैंड के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक ज्वालामुखी में लगातार होते विस्फोट और उससे निकलने वाले लावे ने लोगों को दहशत से भर दिया। हालांकि ये ज्वालामुखी रिहायशी इलाके से काफी दूर है, जो 1 हफ्ते पहले करीब 900 साल बाद फटा है, लेकिन उसके बाद उसमें लगातार विस्फोट हो रहे हैं और हर विस्फोट के साथ ज्वालामुखी धधकता लावा उगल रहा है। रात के अंधेरे में दूर से ली गई एक तस्वीर में ज्वालामुखी से आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी निकलती दिखाई दी। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में ज्वालामुखी से लावे का फव्वारा फूटता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, हर विस्फोट के साथ ज्वालामुखी गैस और राख का गुबार उगल रहा है, जो आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। एक तस्वीर में खौलता हुआ लाल लावा ज्वालामुखी से तेजी से बाहर निकलता दिखा। लगातार लावा उगलने की वजह से आसपास के एक बड़े इलाके में गर्म और धधकते लावे ने कब्जा जमा लिया। एक तस्वीर ऐसी भी नजर आई जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे वहां धधकते लावे का कोई दरिया बह रहा हो। जेपी नड्डा ने केरल में रोड शो किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के तिरुवनंतपुरम में एक रोड शो किया और बीजेपी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने के लिए लोगों से अपील की। अयोध्या में चल रहे राम मंदिर निर्माण के बाद अब लखनऊ में लक्ष्मण की 151 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसके लिए बजट भी पास हो गया। हालांकि इसी के साथ मूर्ति को लक्ष्मण के टीले पर बनाने की मांग भी उठने लगी है, जहां पर फिलहाल मस्जिद बनी हुई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोरोना काल में चुनावी रैली करने पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बंगाल में चुनाव हो रहा है, कोई कोरोना नहीं मान रहे यहाँ, क्योंकि इन्हें पंचायत के चुनाव में हस्तक्षेप करना है, प्रशासन से हस्तक्षेप कराना है, इसलिए कोरोना है। खबर है कि यूपी के सीतापुर जेल में बंद आजम खान ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश दौरे के दौरान पीएम मोदी ने बांग्लादेश को 12 लाख कोरोना वैक्सीन और 109 एम्बुलेंस का तोहफा दिया, जिसके बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी का आभार जताया।
बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी पर जबरन जहरीला रंग लगाने का आरोप लगाया। घटना के बाद लॉकेट चटर्जी ने आंखों और चेहरे पर जलन होने की शिकायत की। बांग्लादेश के 2 दिन के तूफानी दौरे के बाद पीएम मोदी कल रात ढाका से दिल्ली वापस आ गए। पंजाब में कोरोना मामले बढ़ने के बाद लुधियाना में घर घर वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत मोहल्ले में एक सेंटर बनाकर लोगों को वैक्सीन लगाई गई। बिहार के मधुबनी में अंगूरों से लदा एक ट्रक पलटने पर लोगों में ट्रक चालक की मदद करने की बजाय अंगूर लूटने की होड़ मच गई।